ई परिसंवाद के आज के विषय आजादी का अमृत महोत्सव उद्देश्य एवं संकल्पना के हमारे मुख्य वक्ता एवं मुख्य मेहमान डॉक्टर ओमजी उपाध्याय सर, निदेशक श्री भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, सभी मेहमानगण, आदरणीय कोटड़िया सर, सभी स्टाफगण, संयोजक डॉक्टर चौहान, डॉक्टर कोठारी जी, सभी विद्यार्थीगण, डॉक्टर ओमजी उपाध्याय सर का मैं कॉलेज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। हर मन का उत्सव आजादी का अमृत महोत्सव भारत की आजादी की 75वीं सालगिरह के अवसर पर मनाए जाने वाले आजादी का अमृत महोत्सव में लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, इसके उपलक्ष्य में सारे वर्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। माननीय वक्ता महोदय श्री इस उपलक्ष्य में आज हमें विस्तृत जानकारी देंगे। हमें बहुत ही आनंद और गौरव हो रहा है कि सर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे छात्राओं को मार्गदर्शित करेंगे। सारी साल हम ये महोत्सव मनाएंगे, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे, उसके लिए आज सर हमें विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। मैं फिर से सर का कॉलेज की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और इस सुंदर आयोजन के लिए हमारे कॉलेज के इतिहास विभाग का भी अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर संजलिया जी। मैं विशेष समय नहीं लूंगा क्योंकि डॉक्टर ओम जी को 12 बजे जर्मनी एक मीटिंग में उपस्थित रहना है, तो फिर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं डॉक्टर ओम जी को आज के मुख्य वक्ता, उनका विषय है आजादी का अमृत महोत्सव संकल्पना एवं उद्देश्य, उनको निमंत्रण देता हूं कि आप आइए और हमारे छात्रों को और जो हमारे अध्यापक मित्र है और बाहर से जुड़े हुए लोगों को इस आजादी का अमृत महोत्सव संकल्पना एवं उद्देश्यों में हमें मार्गदर्शन करे। डॉक्टर ओमजी उपाध्याय। प्रज्ञावाणी और संगीत के अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को कोटिसर नमन। गुजरात की पावन भूमि को मेरा प्रणाम। आज के कार्यक्रम के निमंत्रक आदरणीय आचार्य डॉक्टर हेमंत सजलिया जी, भाई डॉक्टर राजेश चौहान जी, डॉक्टर राजेश बी कोठारी जी, अन्य जो भी सुधीजन इसमें इस वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हैं और जिनको केंद्र में रखकर इस तरह के सभी आयोजनों की रूपरेखा हम निर्मित करते हैं, जो हमारा लक्ष्य होता है जहां तक बात पहुंचाने का, ऐसे सभी उस महाविद्यालय के मेरे बहुत प्रिय विद्यार्थी, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। जो विषय है आज का वो है आजादी का अमृत महोत्सव और उसकी जो संकल्पना है, उसका जो उद्देश्य है, उस पर मैं बातचीत आज आपसे करने वाला हूं। अभी बहुत अच्छी पंक्ति, मुझे बहुत अच्छा सूत्र दिया हेमंत जी ने, ये जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है। जो आजादी का अमृत महोत्सव है ये जन जन का और हर मन का उत्सव। पूरे देश में बहुत उत्साह के साथ हम आजादी के क्रांतिवीरों को याद करते हुए ये महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन इसके पीछे वास्तविक हमारी संकल्पना क्या है, हम इससे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने वाले हैं, क्या हमारा लक्ष्य है, इसको लेके बहुत भ्रम की स्थिति है पूरे समाज में या पूरे एकेडमिया में भी, सामान्य जन के बीच भी। तो मैं अपनी बात उसी बिंदु पर केंद्रित रखूंगा। एक नाइजीरियन नॉवेलिस्ट है बहुत प्रसिद्ध, मैं उसको कोट करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं, बेन ओक्ट्री। उसने एक बार लिखा था कि टू पॉइजन अ नेशन पॉइजन इट्स स्टोरीज, a demoralized nation tells demoralized stories to itself. Be aware of the storytellers who are not fully conscious of the importance of their gifts and who are irresponsible in the application of their art. They would unwittingly help along the psychic destruction of their people. उसने कहा कि अगर किसी समाज को आपको नष्ट करना है तो उस समाज की जो परंपराएं हैं, उस समाज का जिस चीज से वो ऊर्जा पाता है, जिन कहानियों से वो ऊर्जा पाता है, जो उसके मूल प्रेरणा स्रोत है, जिन परंपराओं से वो ऊर्जा पाता है, उसको पॉइजन कर दो, उसमें विष घोलो। अंग्रेजों ने बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से अपने 190 साल के शासन में भारत में यही काम किया और उनका ये प्रयास इतना फलीभूत हुआ
कि हम उनके उस ट्रैप में बहुत बुरी तरह से फंस गए और आज तक आजादी मिले, हमको पॉलिटिकल फ्रीडम मिले, 75वां साल शुरू होने जा रहा है, लेकिन उस जाल से अभी तक हम पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाए। इसलिए मैं केवल इसी संकल्पना पे अपने को केंद्रित रखते हुए, जो पूरा अमृत महोत्सव की संकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, वो क्या है, उससे हम क्या अचीव करने जा रहे हैं, इन दो मुद्दों पे अपनी बात केंद्रित करूं। वास्तव में जब 12 मार्च 2021 को इसी साल अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में दांडी यात्रा के जो नमक आंदोलन किया था गांधी जी ने, उसकी 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे अमृत महोत्सव को फ्लैग ऑफ किया, इसकी शुरुआत की। तो वहां पे उन्होंने उस भाषण में, मैं उस भाषण की एनालिसिस कर रहा था कि वास्तव में उद्देश्य क्या है। उन्होंने यजुर्वेद का जो रुद्राध्याय है, उसका एक जो बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, जिसे आप हमारे यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके घरों में रोज शायद उसका वाचन होता हो, जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका उन्होंने उल्लेख किया। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। उन्होंने केवल इसका अंतिम फ्रेज लिया था। यजुर्वेद के रुद्राध्याय का जो ये श्लोक है, उसका अंतिम फ्रेज उन्होंने लिया और ये फ्रेज है मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। क्या उद्देश्य है हमारा? मृत्यु से अमरता की ओर हम बढ़े, मृत्यु से अमृतत्व की ओर बढ़े। अब जो इस पूरे अमृत महोत्सव की संकल्पना हुई, वो यही मान के हुई कि हम जिस ट्रैप में हैं, जो विष घोला गया है हमारे पूरे स्टोरीज में, हमारी पूरी कहानियों में, हमारी पूरी परंपराओं में, हमारी संस्कृति में, हमारी जो मूल धाती है उसमें, उससे हम कैसे बाहर निकलें, उस जाल से कैसे बाहर निकलें, उस दुख विषाद को कैसे हम तोड़ते हुए, उस कारा को तोड़ते हुए हम बाहर बढ़े। इसलिए उस भटकाव से निकलकर जो अमृतत्व की यात्रा है, ये कैसे हम करें इस आजादी के 75वें वर्ष में। अब फिर हमारे मन में प्रश्न उठेगा, बच्चों के मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा जो विद्यार्थी वहां जुड़े हैं, कि फिर ये विषाद दुख है क्या, वास्तव में इसका स्वरूप क्या है, इसका नेचर क्या है, ये मृत्यु है क्या, जिससे निकलकर हमको अमृत की ओर जाना है, हमको अमृत पाने की ओर जाना है। इसके लिए फिर आपको इतिहास की थोड़ी यात्रा करनी पड़ेगी, जो कम से कम आजादी का आंदोलन है उसके इतिहास की यात्रा करनी पड़ेगी। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो जो आजादी के दीवाने थे, उसके जो क्रांतिवीर थे, जो लाखों लाख युवा थे, वो अपना सब कुछ अर्पित कर रहे थे। वो अपने जीवन का एक एक सेकेंड, अपना प्राण, अपनी सांसें सब मातृभूमि को अर्पित कर रहे थे। और तब उन्होंने केवल ये सपना नहीं देखा था कि हम केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो जाएं, हम केवल राजनीति जो अभी ब्रिटिशर्स के हाथ में, अंग्रेजों के हाथ में, वो हमको वापस मिल जाए। उन्होंने केवल ये सपना नहीं देखा था, उन्होंने ये सपना देखा था कि हम स्वतंत्र होंगे। क्या मतलब है स्वतंत्र होने का? सब कुछ स्व होगा, सब कुछ अपना होगा, यानी रिजरेक्शन ऑफ स्व संस्कृति, स्व कल्चर, जो हमारी अपनी संस्कृति है उसका पुनरुत्थान होगा। हमारी अपनी भाषा फिर से लौट के आएगी, स्वभाषा होगी। हमारी अपनी शिक्षा प्रणाली और बेहतर होकर लौट के आएगी। हमारा अपना जो सोसाइटल सिस्टम है वो फिर से लौट के आएगा, जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारी अपनी अर्थव्यवस्था लौट के आएगी। ये जो पूरा हमारी राजनीतिक व्यवस्था तो लौटेगी ही। राजनीतिक व्यवस्था केवल इस पूरी लड़ाई के उद्देश्य का एक छोटा सा हिस्सा होता। इसलिए जो आजादी की लड़ाई थी उसका उद्देश्य बहुत बड़ा था, हम शायद उस उद्देश्य को भूल गए। आजादी के बाद जब हमको आजादी मिली 1947 में, तो हमारी दिशा थोड़ी सी बिगड़ी। वो हमारी दिशा एकदम जिस तरह की होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। क्यों? क्या हुआ ऐसा? दो परिस्थितियां उस समय बनी। एक तो आजादी के साथ साथ ही भारत विभाजन की त्रासदी थी, और कोई सामान्य त्रासदी नहीं थी। विभाजन का जो दंश है, विभाजन का जो कष्ट है, वो ऐसा था। एक तो हमारी मातृभूमि को, जिसको हम अपनी आराध्या माँ की तरह से, जिसको हम दुर्गा की तरह से जिसकी पूजा कर रहे थे, जिसकी छवि हमने निर्मित कर रखी थी, उस मातृभूमि को माइक म्यूट हो गया है। प्रमाण पत्र ओम जी जी, मैं अभी बता रहा था कि
जो दो परिस्थितियां हमको आजादी के एक समय ही आजादी के साथ ही झेलनी पड़ रही थी। एक तो हमारी मातृभूमि को, जो हमारी आराध्या माँ की तरह से थी, जिसकी हम दुर्गा की तरह आराधना कर रहे थे, उसको कृत्रिम रूप से काटकर उसके दो टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसको दो हिस्से में काट दिया जाता है। एक कार्टूनिस्ट है जिसने बहुत अद्भुत सा कार्टून इस घटना को लेकर बनाया। एक गाय को काटकर दो टुकड़े किए जा रहे हैं और बड़े प्यार से हंसे खुशी पंडित नेहरू जी और जिन्ना उसके एक एक हिस्से को लेकर अपने अपने रास्ते चल रहे हैं। उस कार्टून को अगर ध्यान से देख लें तो कोई भी जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो शायद उसके रोंगटे भी खड़े होंगे और रोए बिना नहीं रह सकेगा। ये एक रास्ते हम देखें। दूसरी जो पक्ष था वो दो स्थितियां इसमें बहुत गंभीर से उभर रही थी। कम से कम 12-13 लाख लोगों के मारे जाने की और 1.5 करोड़ से अधिक लोग अपने मूल स्थानों से विस्थापित हो रहे थे दूसरी जगहों पर। ये दो बहुत त्रासद स्थितियां बन रही थी। इसके अलावा मैं किसी राजनीतिक टिप्पणी की ओर नहीं जा रहा, लेकिन दुर्भाग्य से जो लोग उस समय सत्तासीन हुए, जिन लोगों ने सत्ता पाई, उनमें शायद उस राष्ट्रभाव का अभाव था जिससे कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज अपनी संस्कृति पर, अपनी जाति पर, अपनी परंपराओं पर गर्व करता है और उससे रस पाता है। इसलिए एक नैरेटिव गढ़ा गया, जो नैरेटिव ब्रिटिशर्स ने हमारे सामने रखा था, उसको उनके मानस पुत्रों ने आजादी के बाद भी आगे बढ़ाना जारी रखा। दुर्भाग्य से हमने पश्चिम के दृष्टि से ही अपने को देखना जारी रखा। कार्ल मार्क्स कभी भारत नहीं आया, लेकिन उसने भारत पर खूब लिखा। लिखता है कि इंडिया इज ए पेक्यूलियर कंट्री, इंडिया इज ए पेक्यूलियर कंट्री, दे आर वर्शिपिंग काउज एंड मंकीज। और हमारा दुर्भाग्य यह है कि 150 साल तक he became the most influential thinker for us to see our entire system, at least educational system. वो ऐसा इस तरह का विचारक हमारे लिए हो गया दुर्भाग्य से कि हम उसके नजरिए से अपने समाज को, अपनी पूरी व्यवस्था को देखने लगे। इसी तरह से मैक्स वेबर और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये बड़ा अजीब सा नैरेटिव क्रिएट किया, अजीब सा विमर्श क्रिएट किया। अंग्रेज जब आए तो बहुत सारी कुछ बड़ी अद्भुत सी थ्योरीज लेके आए थे। एक उनकी थ्योरी थी व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, गोरे लोगों पर भार का अधिकार। क्या था साहब ये? उन्होंने कहा कि हमें तो ईश्वर ने अधिकार सौंपा है, ईश्वर ने ये भार सौंपा है हमारे ऊपर कि हम दुनिया भर के जो पिछड़े, असभ्य, जंगली, बर्बर, क्रूर क्षेत्र हैं उनमें जाएं और उन लोगों को हम सभ्य बनाएं। और भारतीय असभ्य हैं, जंगली हैं, बर्बर हैं, क्रूर हैं, इसलिए हम उनको सभ्य बनाने आए हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक संख्या थी जिसने इस बात को, जो उन्होंने कहा, उसको ऐसे ही मानना शुरू कर। ये बहुत बड़ा एक हमारी हार, केवल पॉलिटिकल हार नहीं हो रही थी, हम मस्तिष्क से जो हमारी हार हो रही थी, जो हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के स्तर पर हार रहे थे, वो एक बड़ी विषम स्थिति थी जिससे हमें बाहर निकलना था। लेकिन शायद पिछले 70 साल में जितनी यात्रा हमारी होनी चाहिए थी 75 साल में, वो यात्रा हुई नहीं। उसी दुख और उसी विषाद से निकलने का यह अवसर है। इसके अलावा अंग्रेजों ने और भी बहुत सारी थ्योरीज गढ़ी। उन्होंने कहा कि भारत का जो इतिहास है वो 3 हिस्से में हम बांट देते हैं। एक जो एंशिएंट पीरियड है, इसका जो प्राचीन काल है, वो हिंदू पीरियड है, दैट इज ए डार्क एज। जो हमारा सबसे उज्जवल पक्ष था, जो हमारा सबसे गौरवशाली पक्ष था, जब हम दुनिया में विश्वगुरु के रूप में जाने जा रहे थे, उसको उन्होंने कहा कि साहब ये तो डार्क एज, ये अंधकारमय काल है और इसमें तो भारत का जो समाज है वो बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। जब हम पूरी दुनिया को सिखा रहे थे कि जीना कैसे, जब बाकी यूरोप जो आज बहुत विकसित अपने को समझता है, वो जब जंगली जीवन बिता रहा था, तब भारत में वेदों की ऋचाएं गूंज रही थी और हमें उन्होंने बताया कि साहब ये तो डार्क एज है। दूसरा पीरियड उन्होंने कहा कि मेडाइवल पीरियड जो है, मध्यकाल जो है, वो इस्लामिक काल है, इस्लामिक आक्रांता यहाँ आते हैं और वो रिनेसा का काल है, दैट इज द पीरियड ऑफ रिनेसा। भारत में पुनर्जागरण हो रहा है, फिर से भारत जागृत हो रहा है। और तीसरा काल मॉडर्न पीरियड है जिसमें वो खुद आए, क्रिश्चियन एरा है ये, क्रिश्चियनिटी लेके आए और उसमें उन्होंने कहा कि यही वो कालखंड है जब हम एजुकेशन से नेशनहुड की ओर बढ़ रहे हैं।
शिक्षा से राष्ट्र की अवधारणा तक बढ़ रहे हैं। अब मैं फिर वही दोहरा रहा हूं कि बुरी स्थिति यह है कि हम अब तक इस ट्रैप से, इस जाल से, उनके बताए इस झूठ से अपने को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाए हैं। पॉलिटिकल फ्रीडम हमको मिल गया, नो डाउट। 15 अगस्त 1947 को हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गया, राजनीतिक आजादी मिल गई, लेकिन क्या हमारा बुद्धि अभी तक, हमारे दिमाग अभी तक उस उपनिवेशवाद से बाहर निकल पाए? उस औपनिवेशिक, जो हमारा माइंड्स का कोलोनाइजेशन है, जो हमारे मस्तिष्क का उपनिवेशीकरण था, उन्होंने जैसा चाहा, जो मैकाले की योजना थी कि मैं इस शिक्षा प्रणाली से ऐसे भारतीयों का निर्माण करना चाहता हूं जो रंग और रक्त में तो भारतीय होंगे, लेकिन जिनका मस्तिष्क, जिनकी परंपराएं, जिनकी संस्कृति अंग्रेजी होंगी, अंग्रेज वाली होंगी। हम उस ट्रैक को अभी तक नहीं तोड़ पाए। इतना सशक्त उसने, मैं ये मानता हूं कि वो अपने देश के प्रति बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त था, क्योंकि उसने 12 साल का समय लिया। 1823 में उसको एक काम सौंपा जाता है कि भारत के लिए शिक्षा नीति का वो निर्माण करे। 12 साल का अथक परिश्रम किया और उसने जो फार्मूले निकाले, जो स्ट्रेटजी बनाई, वो ऐसी बनाई कि आजादी के 75 साल बाद भी हम उस जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे। राजनीतिक आजादी हमें मिल गई, लेकिन अभी भी हम बौद्धिक आजादी की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इट वाज नॉट जस्ट द entire freedom struggle was not just for transfer of political power. It was not just for transfer of political power, but it was for manifestation of swa in each aspect or each dimension of our life. ये केवल राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण हो जाए कि साहब गोरे शासन कर रहे हैं, अब हम शासन करने लगे, केवल इस उद्देश्य से नहीं था। जीवन के जितने क्षेत्र हैं उसमें जो हम हैं वास्तव में, जो हमारा मूल था, जो हमारी धाती थी, उसकी पुनर्स्थापना और बेहतर तरीके से उसकी पुनर्स्थापना कैसे हो, इस आधार पे हम कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद 74 वर्ष बीत गए, इस लक्ष्य को हम ठीक से नहीं पा सके। आजादी का जो अमृत महोत्सव है, जो 12 मार्च 2021 से प्रारंभ हुआ है, 75 सप्ताह, अगले वर्ष के 2022 के 15 अगस्त तक 75 सप्ताह का कार्यक्रम, और उसके बाद 15 अगस्त 2023 तक का पूरा अमृत महोत्सव, ये जो लगभग 2.5 वर्ष का पूरा अमृत महोत्सव है, ये हमको उसी अमृत को प्राप्त करने का अवसर दे रहा है, हमको उसी अमृत की ओर बढ़ा रहा है जो हमसे पिछले 74 साल में कहीं छूटा रह गया। अब हमारे सामने ये चुनौती है कि हम कैसे जो 74 साल में अचीव नहीं कर सके, उसको कैसे अचीव करें। इसलिए फिर मैं कहता हूं कि अपने इतिहास को थोड़ा समझना जरूरी है। मैं कुछ बहुत मुख्य बिंदुओं को स्पर्श करते हुए आपसे बात करूंगा कि क्या समझना जरूरी है उसमें। अमृत महोत्सव के माध्यम से जो पूरी औपनिवेशिक सत्ता है, जो कॉलोनियल पावर था, उसका जो वास्तविक चरित्र था, उसको ठीक से, उसका सम्यक विश्लेषण करना चाहिए, उसको सही तरीके से एनालाइज करने की जरूरत है। आज भी बहुत सारे ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी हैं जो लंदन चले जाते हैं और बोल के आते हैं कि साहब आपने तो हमें बहुत कुछ दिया, ब्रिटिशर्स भारत आए और बहुत कुछ हमको दे के गए। उनका जो आतताई चरित्र है, उनका जो दमनकारी चरित्र है, उनका जो शोषणकारी चरित्र है, वो ठीक से समझने की जरूरत। और वो कुछ हमें नहीं दे रहे थे, वो केवल अपने राज्य व्यवस्था को, अपने राज्य को लंबे समय तक ठीक बनाने का लगातार प्रयास कर। इसलिए इस ट्रैप से भी फिर से बाहर अपने को निकालने की जरूरत है। दूसरे, उस समय उनके आजादी की लड़ाई में कोई एक धारा काम नहीं कर रही, दसियों धाराएं, जब जहां जैसी समस्या आ रही थी, भारत कभी सोया नहीं रहा। प्रारंभ से ही जब जैसी समस्या आई, हमने उसका ठीक से जमकर मुकाबला करने का प्रयास किया, ठीक से जमकर मुकाबला किया। हाँ, ये सही है कि हमारे समाज में कुछ कमियां आई, जिसके कारण हम लगातार इस तरह के संघर्ष को झेलते रहे, या इस तरह से विदेशी सत्ता हमारे ऊपर काबिज होने पाई। लेकिन हमने कभी, इस भारतीय समाज ने, ऐसा नहीं है कि किसी के डोमिनेशन को, किसी की प्रभुता को, किसी के प्रभुत्व को बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया। बहुत मजबूत लड़ाइयां हमने लड़ी, जिसे बहुत सारे इतिहासकार अभी भी कहते हैं कि 1857 पहला स्वाधीनता संघर्ष था। उसके पहले 1757 से 1857 के बीच 139 स्कर्मिसेस ऑन द रिकॉर्ड हैं, जिनको आप युद्ध की भी संज्ञा दे सकते हैं। जब जहां जरूरत पड़ी हमने प्रतिरोध किया, और प्राचीन काल से आप उठाएंगे तब तो पूरी श्रृंखला ऐसी मिलेगी, किस तरह का बलिदान, किस तरह का शौर्य, किस तरह का साहस और किस तरह की वीरता भारतीयों ने लगातार प्रदर्शित की। उसको बहुत ठीक से समझने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रतिरोध की एक कोई धारा नहीं थी, जो इतिहास में हमको पढ़ाया जाता है गलती से।
साहब ये 3 स्तर का आंदोलन हो गया और हमारा देश आजाद हो गया। मैं किसी भी व्यक्तित्व के को अंडरमाइन नहीं कर रहा, उसके अवदान को कम करके नहीं आंक रहा, लेकिन जिन लोगों के अवदान को, जिनके कंट्रीब्यूशंस को कम करके आंका गया है, इस अमृत महोत्सव में हमारा ये प्रयास है कि उनको सही तरीके से, जो उनका सही मूल्यांकन है वो हो सके और वो सही जगह स्थापित हो सके। इसलिए जो 8-10 धाराएं काम कर रही थी आजादी के आंदोलन के लिए, राजनीतिक धार्मिक आंदोलन चल रहा था, सोशियो रिलीजियस, सोशियो पॉलिटिकल या रिलीजियो पॉलिटिकल मूवमेंट, इसके अलावा अपदस्थ शासकों के आश्रित आंदोलित थे हर जगह, जहां जहां उनको आउटस्टेड रूलर्स थे वो आंदोलित थे। एक एक उसमें उदाहरण अगर हम लेके चले ना, तो आपको लगेगा कि किस तरह का शौर्य हर एक भारतवासी उस समय दिखा रहा था, किस तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति थी उसकी कि अंग्रेजों से, इनकी पूरी शासन व्यवस्था से हमको कैसे मुक्ति मिल सके। आदिवासियों का आंदोलन चल रहा था, बिरसा मुंडा की कहानी पढ़ लीजिए। मैं अपने विद्यार्थियों का आह्वान करता हूं, अपने शिक्षकों से भी जो यहाँ पे हैं, कि इन घटनाओं के बारे में जरूर अवगत कराएं अपने बच्चों को। भीमा नायक की कहानी पढ़ लीजिए, उस शौर्य को आप देखेंगे तो आपको लगेगा आपके रक्त का प्रवाह कई गुना हो जाएगा, ऐसा मेरा दावा है। इसके अलावा इस पूरे और इन घटनाओं को इतिहास लेखन में, इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में बहुत कम स्थान दे दिया गया। कहा क्या गया, दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल। निश्चित रूप से गांधी जी या गांधीवादी जो आंदोलन चल रहा था उसके प्रभाव पे कहीं कोई प्रश्न नहीं है, एक एक जन तक उसका प्रभाव पहुंच रहा था। लेकिन केवल वही नहीं चल रहा था इस देश में उसके अलावा और आजादी मिली कैसे, आज की डेट में डिबेटेबल है कि क्या उसी से आजादी मिली, बिना खटक और बिना ढाल के मिली, या डर के भागने के लिए मजबूर होना पड़ा अंग्रेजों की। अब तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो बताते हैं कि जो क्रांतिकारी आंदोलन था, सुभाष चंद्र बोस 60,000 की सेना बनाकर दूसरे हिस्सों में जाकर देश के बाहर जो लड़ाई लड़ रहे थे, 26,000 सैनिक शहीद होते हैं उनके 60,000 में से। ये मामूली संख्या नहीं है, कभी सोचिएगा इस पे कि 60,000 की सेना जो सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में बनाते हैं, उसमें से 26,000 सैनिक शहीद होते हैं। तो आजादी की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो बहुत मल्टीफेसेटेड थी। चौथी धारा जो चल रही थी वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा थी, कल्चरल नेशनलिज्म की धारा। इस पे हमारी इतिहास की किताबों में सबसे कम, इस पे और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पर सबसे कम बातचीत हुई, या उसको बहुत ही विकृत करके उस पर बातचीत हुई। ये ऐसी धारा थी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जहां से पूरे आंदोलन की वैचारिक खाद पानी निकल के आ रही। यही उस पूरे आंदोलन की का फाउंडेशन था, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा चल रही थी, पूरा फाउंडेशन बना रही थी इस पूरे आंदोलन की। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, आपको 2-3 बहुत छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे इंस्टेंसेस बताता हूं कि किस तरह से हमारी सारी परंपराएं और हमारी लड़ाई एक मिलजुल कर एक हो गई थी, अमेलगमेट कर गई थी। बंकिम 1982 में आनंद मठ प्रकाशित होता है, जिसमें वंदे मातरम प्रकाशित होता है बंकिम का। उसमें वो लिखते हैं, तुम्ही दुर्गा रस प्रहरण धारिणी, जो हमारी मातृभूमि है उसको कहते हैं तुम दुर्गा जैसी हो। दुर्गा और मातृभूमि में, माँ दुर्गा में और माँ भारती में, भारत माता में कोई अंतर नहीं है, दोनों को अमेलगमेट कर दे रहे हैं। यानी जिस भाव से हम अपने आराध्या माँ की पूजा करते हैं, ठीक उसी भाव से अपनी मातृभूमि की भी पूजा करते हैं, और उसके लिए हम अपने प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। ये भाव पूरे देश में पनप रहा है। उसके ठीक 10 साल बाद 1892 में स्वामी विवेकानंद शिला पर 3 दिन तक ध्यान लगाते हैं। 23, 24 और 25 दिसंबर 1892 3 दिन का उनका ध्यान होता है विवेकानंद शिला कन्याकुमारी में। और जब वो ध्यान से उठते हैं तो उनसे कोई पूछता है कि इस ध्यान का में आपको क्या मिला, क्या देखा आपने? उन्होंने कहा कि मैंने पाया कि भारत माता और माँ जगदम्बा में कोई अंतर नहीं। मैंने देखा कि दोनों की सेवा में कोई अंतर नहीं है। अगर इस देश के लिए हम अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि अपने धर्म के लिए हम अपना प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, अपने आराध्या माँ के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। अगर यहाँ इस देश के दलितों, वंचितों, पीड़ितों की हम सेवा कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। ये जो भाव इस देश में पनप रहा था। इसी तरह से महर्षि अरविंद कहते हैं, और ये पूरी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा पूरे आंदोलन को एक वैचारिकी दे रही थी। महर्षि अरविंद कहते हैं कि जैसे जैसे इस देश में फिर से सनातन उठेगा, क्योंकि अंग्रेजों ने उसको बहुत नीचे दबा दिया, अंग्रेजों ने उसको
अंग्रेजों ने उसको बहुत नीचे दबा दिया है। जैसे जैसे इस देश में सनातन उठेगा वैसे वैसे यह राष्ट्र फिर से उठ के खड़ा होगा। ये जो धारा थी इसको हमारे इतिहास की पुस्तकों में स्थान नहीं मिला। इसी तरह से किसानों का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, मजदूरों का आंदोलन चल रहा है, पूरी मजबूती के साथ चल रहा है, इस स्तर तक चल रहा है कि जगह जगह पर वो ब्रिटिश नीतियों का विरोध करते हैं, उसके लिए जेल जाने को तैयार हैं, जेल जाते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो अपने प्राण भी गंवाते हैं, प्राण भी न्यौछावर करते हैं। इन सबकी बहुत ठीक इनको स्थान इतिहास की पुस्तकों में नहीं मिला, इसलिए इसके अमृत से भी हम वंचित रह गए, जो अमृत महोत्सव हमको पुनः देगा। इसके अलावा फिर दूसरी जो इन पूरी धाराओं में जो धारा और एक वंचित रखी गई, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की धारा। ये ऐसी धारा थी जिसको आज भी दुर्भाग्य है कि विपिन चंद्रा, यशपाल ग्रोवर और सुमित सरकार जैसे लेखकों की किताबों में उसको लिखा जाता है रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट मूवमेंट, या आतंकवादी धारा कहा जाता है, आतंकी धारा। जो ऐसे क्रांतिवीर हजारों हजार युवा जिस आयु में आपकी तरह से जो हमारे विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं उनकी तरह से जो अपने जीवन को एक अलग ही दिशा में जीने का समय होता है, उस समय उनके पूरे मस्तिष्क में केवल एक ही बात रहती थी कि मैं अपने प्राण देकर भी अपनी मातृभूमि को आजाद करूं। हजारों हजार क्रांतिवीर पूरे देश में अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, आत्मोत्सर्ग कर रहे थे, केवल इसलिए कि हमारी मातृभूमि अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो जाए, उस शोषण से मुक्त हो जाए। जो पूरी पॉलिटिकल मैंडिकेसी उस समय निकल के आ रही थी, जो राजनीतिक भिक्षावृत्ति कांग्रेस ने शुरू किया था कि भिक्षा की तरह से मांगो, भिक्षा में मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला था, कम से कम अंग्रेजों से तो कुछ नहीं मिलने वाला था। वो बहुत मजबूती से बहुत लंबे समय तक इस देश पर निष्कंटक राज्य करना चाहते थे, इसलिए मांगने पर वो कुछ देने वाले नहीं थे, उनसे छीन कर ही लेना था। इस बात को समझ चुके जो युवा थे, जो क्रांतिवीर थे, वो अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे। मैं एक आध घटनाएं अपने विद्यार्थियों को बताऊं कि किस तरह का साहस था, किस तरह की वीरता थी उनकी। भगत सिंह जब पकड़े जाते हैं और जेल में बंद होते हैं तो उनके भाई उनके पास जाते हैं और उनसे बहुत मनोहार करते हुए कहते हैं कि मेरी बात हो गई है ऊपर के अधिकारियों से, तुम ऐसा करो, एक माफीनामा लिख दो, एक क्षमा पत्र लिख दो कि तुम्हें क्षमा कर दिया जाए और मेरी बात हो गई है, तुम्हें फांसी नहीं दी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा कुछ साल की सजा होगी और फिर तुम छूटकर बाहर आ जाओगे। भगत सिंह चुपचाप इस बात को सुनते हैं और 2-3 दिन बाद जब समय तय रहता है कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा तुमसे वो क्षमा याचना पत्र लेने, ये कागज और कलम है, लिख के रखे रहना। जब जाते हैं और मुड़ा टुड़ा कागज भगत सिंह उनको पकड़ाते हैं तो खोलकर वो पढ़ना शुरू करते हैं कि भगत सिंह ने लिखा क्या है, माफीनामा कैसा लिखा है। और उन्होंने उस माफीनामे की शुरुआत एक शेर से की हुई होती है। तो शेर होता है कि उन्हें यह फिक्र है हरदम कि नया तर्जे ज़फ़ा क्या है, उन्हें यह फिक्र है हरदम कि नया तर्जे ज़फ़ा क्या है, हमें यह शौक की देखें सितम की इंतहा क्या। इसका मतलब यह हुआ कि तर्जे ज़फ़ा का मतलब होता है वे टू टार्चर, टार्चर करने का तरीका, कि अंग्रेजों को लगातार वो उनका चिंतन, उनकी सारी परेशानी इसी बात को लेकर है कि नए नए टार्चर के तरीके कहां से निकाले जाएं। कब किसी का नाखून उखाड़ के देखा जाए, कब बेत मार के देखे जाएं, कब कोल्हू की तरह से बैल बना के उनसे कोल्हू चलवा के देखा जाए। उनको हमेशा इस बात की फिक्र है और हम ये देखना चाहते हैं कि उनके जो टार्चर की हाइट है वो कितनी हो सकती है, वो किस स्तर तक जाके अत्याचार कर सकते हैं। जो इस भाव से पढ़ रहे थे युवा, उनके क्रांतिवीरता को, उनकी वीरता को समझना जरूरी है, उस अमृत को फिर से जीना जरूरी है, उस शौर्य को फिर से समझना जरूरी है। वो जिस दिन भाव हमारे अंदर आ गया इस मातृभूमि के लिए, हम फिर से विश्वगुरु होंगे, हम फिर से उस अमृत को प्राप्त कर सकेंगे जो बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से, रणनीतिबद्ध तरीके से 7.5 दशक तक, 75 साल तक हमारी पीढ़ियों से दूर रखा गया। हमें वो ठीक तरीके से जानने नहीं दिया गया। हमें बताया गया कि टेररिस्ट मूवमेंट्स है, ये जो समझ है इसको पैदा करने की जरूरत है। कम से कम मेरा अपने विद्यार्थियों से यही आह्वान है। इसके अलावा सामान्यतः मैं 1 घंटे का ये बातचीत होती है, लेकिन थोड़ा मुझे समेटना पड़ेगा इसको। इसके अलावा गांधी जी का जो आंदोलन था वो भी बहुत ठीक से, मैंने फिर कहा कि वो ऐसा आंदोलन था जो जन जन को प्रभावित कर रहा था। बहुत साइकोलॉजिकल बेसिस थे उसके। असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो, ये 3 स्तरों पर आंदोलन वो लेके आए थे। और इसको मैं
अपने कक्षा के विद्यार्थियों को भी इस तरीके से समझाता रहा हूं कि कितनी जबरदस्त रणनीति थी गांधी जी की। इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि जब हम दो मित्रों में भी थोड़ी खटपट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो पहला काम हम क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करना। वहां तो हमारी स्वाभाविक दुश्मनी थी, तो हमने सबसे पहले ये आह्वान किया कि हम अंग्रेजों का किसी भी रूप में सहयोग करना, किसी तरह से सहयोग नहीं करेंगे। पहला स्टेप यही होता है, किसी से लड़ाई अपनी आगे बढ़ानी हो तो पहला स्टेप यही होता है कि उससे सहयोग करना बंद करिए। दूसरा स्टेप आया सविनय अवज्ञा का, कि अब हम अवज्ञा करेंगे, तुम कुछ भी कहोगे उसे नहीं मानेंगे, डिसओबीडियंस। अब हम तुम्हारी कोई भी आज्ञा, कोई भी बात नहीं मानेंगे। और तीसरा स्टेप आया भारत छोड़ो आंदोलन, कि अब हम तुम्हें आदेश देंगे, क्विट इंडिया, भाग जाओ यहां से, ये छोड़ो। ये जो 3 आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे थे, वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत ही साइकोलॉजिकल बेसिस पे तैयार आंदोलन थे। इनको, इन पूरी धाराओं को बहुत ठीक से समझने की जरूरत है। इसका जो अमृत हमसे छूटा है इस अमृत महोत्सव में, उसको प्राप्त करने की जरूरत है। अब मैं 4 कालखंडों में बांटकर इस पूरे आंदोलन को, मुझे लगता है कि फिर से एक बार अध्ययन करने की, और जिस नैरेटिव को खराब किया गया, जिस विमर्श को गलत दिशा में मोड़ा गया, उस विमर्श को सही पटरी पर लाके बैठाने की जरूरत है। क्योंकि इतिहास को बताने पढ़ाने के जो एंगल्स हैं वो बहुत विकृत कर दिए गए। उन एंगल्स को फिर से ठीक करने की जरूरत है। जब हम ग्रामोफोन का रिकॉर्ड सुनते हैं और थोड़ा सा भी सही ट्रैक से अलग हटा के रख रहे हैं तो उससे बहुत खराब आवाज निकलने लगती है। तो पूरे इतिहास लेखन से उसी तरह की खराब आवाज आने लगी। उसको सही सस्वर आवाज आए, अच्छे स्वर में आवाज आए, अच्छा लय ताला में मिले, जो वास्तविक है, जो सत्य है, उस ओर हम जाएं। इसके लिए 4 कालखंडों में हमने, या 6 कालखंडों में अगर आज तक का इतिहास देखना है तो बांटकर देखना चाहिए। पहला कालखंड 498 से लेके 1757 का है, 1498 से लेके 1498 टू 1757। क्यों ये कालखंड है? इसी समय 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है, और उसके बाद कोलोनाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। जाने अनजाने जैसे भी इस देश में औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। 1498 में औपनिवेशीकरण का प्रारंभ हो जाता है, और ट्रेड और कॉमर्स से होते हुए वे रिलीजियस कोलोनाइजेशन की ओर जा रहे हैं, धार्मिक औपनिवेशीकरण की ओर जा रहे हैं। उस प्रक्रिया को समझना जरूरी है। पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच, ये सब आ रहे हैं। यही वो कालखंड है जब मुगल इस देश में आ रहे हैं। लेकिन इसी समय पूरे देश में भक्ति आंदोलन की भी शुरुआत होती है। और मुझे आश्चर्य हुआ जब इस दौरान मैं भक्ति आंदोलन को दूसरे तरीके से पढ़ रहा था, जब मैंने बंकिम, विवेकानंद और महर्षि अरविंद को पढ़ा, और एक बार फिर से नए एंगल से। उसी समय जब मुझे लगा कि भक्ति आंदोलन में भी ऐसा कुछ है क्या, या केवल वो भक्ति की बात करते हैं, तो मुझे दिखाई दिया कि वो केवल भक्ति की बात नहीं कर रहे, वो केवल समतामूलक आंदोलन की बात नहीं कर रहे, वो केवल समतामूलक आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं, वो इसके साथ साथ इस देश की आराधना भी उसी तरीके से कर रहे हैं। मैं केवल एक उदाहरण अपने विद्यार्थियों को और अपने श्रोताओं को बताता हूं। उत्तर में गुरु नानक देव वो भारत भूमि की आराधना करते हैं हर कुछ छंद के बाद। पश्चिम में नरसिंह मेहता, आपके यहाँ के ही नरसिंह मेहता कहते हैं राष्ट्र भाव को दीप्त करने वाले भारत, गोविंद ते गुण गायो रे, गोविंद ते गुण गायो रे की बात करते हैं। पूरब में चले जाइए, शंकर देव असम में बैठे हुए शंकर देव धन्य धन्य भारत वर्षे का उद्घोष करते हैं। और इसी तरह से कुंतलू जो दक्षिण में केरल में बैठे हैं, मैंने केवल एक उदाहरण लिया, वो भी कहते हैं कि वी ऑल शुड रिमेंबर दैट इंडिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, भारत इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम सबको याद रखना है कि भारत हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये भाव तब पनप रहा है जब हमारे यहाँ कोलोनाइजेशन की केवल अभी शुरुआत है। बाकी तो हमारे ऊपर आरोप लगा कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं रहा, जबकि जब दुनिया में राष्ट्र जैसी कोई अवधारणा नहीं थी, तब हम आज का जो उनका कॉन्सेप्ट है भारत राष्ट्र का, उस कॉन्सेप्ट के साथ जी रहे थे। अथर्ववेद माता भूमि पृथिव्याम पुत्रोहम का उद्घोष कर रहा था। हमारा विष्णु पुराण उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमात्रैश्चैव दक्षिणम वरसम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः की बात कर रहा था। ये जो उनका पूरा ट्रैप था, उसका जो विष हमारे पूरे शरीर में फैला है, उस विष को निकालने के लिए अमृत महोत्सव है, कि वो जहर निकल सके, वो विष निकल सके और अमृत की हमें प्राप्ति हो। इसके बाद जो दूसरा कालखंड है 1757 से 1857 का,
ये भी इसी तरह का है कि इसको समझिए, इसमें वेलुटम्पी की क्रांति होती है। केरल में दूर बैठा, जहां कहा जाता है कि दक्षिण में तो साहब कोई प्रभाव ही नहीं रहा, वो कहते हैं कि जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल है दक्षिण में तो प्रभाव ही नहीं रहा। केवल एक उदाहरण देखिए कि 1809 में वेलुटम्पी जंजीरों से बंधा हुआ है और उस समय ललकार कर वो ब्रिटिश अधिकारियों से कहता है कि व्हाई द हेल यू पीपल आर हियर, दिस इज माय सॉइल। तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है, तुम कैसे, हाउ डेयर यू टू बी हियर, दिस इज माय सॉइल। जब उसको पता है कि कुछ मिनटों में ही उसे फांसी हो जानी है। ये शौर्य हमारे युवाओं को फिर से एक बार उस अमृत की ओर निश्चित ले जाएगी। पूरा धार्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर हम उनका प्रतिरोध कर रहे हैं। इसके बाद 1857 की जो क्रांति होती है, जो महासमर होता है, तब से शुरू कीजिए। वो कोई सामान्य महासमर नहीं था। पूरे देश में पूरे योजनाबद्ध तरीके से, पूरे देश की जनसंख्या उस समय 20 करोड़ थी और 4 लाख लोग शहीद होते हैं उस पूरे समर में। 20 करोड़ की जनसंख्या में 4 लाख लोग शहीद होते हैं और हमें बताया जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल। 20 लाख जो शहीद होते हैं पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में, वो उनकी जान इतनी सस्ती नहीं थी साहब कि हमें ये बताया जाए कि बिना खटक और बिना ढाल के आजादी मिल जाती। उनकी जान की परवाह हमको करनी पड़ी। इसके बाद 1857 से लेकर 1905 का कालखंड है, जिसमें जो ब्रिटिश दमन की नीतियां हैं, वो बहुत ऑप्रेसिव जो पॉलिसीज हैं, वो दमन अपने चरम की ओर पहुंच रहा है। अत्यधिक दमनकारी और शोषणकारी उनकी नीतियां हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे जनता में, हमारे लोगों में स्वदेशी की जो भावना है, वो अपनी बहुत प्रबलता के साथ निकल के आती है। वीर सावरकर विदेशी वस्त्रों की गोली जलाते हैं। इसी समय यही वो कालखंड है 1858 से 1905 के बीच का, जब भारतीय संगीत, भारतीय भाषाएं, आयुर्वेद सब अपनी गरिमा की ओर लौटना शुरू करते हैं। और यही वो समय है जब फड़के उभर के आते हैं, वासुदेव बलवंत फड़के। यही वो समय है जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, बंकिम हो, विवेकानंद हो और उनसे लेके महर्षि अरविंद तक, ये पूरी यात्रा तय हो रही है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो पूरी वैचारिकी है, वो अपनी पूरी प्रबलता के साथ निकल के आ रही है। इसके बाद जो चौथा कालखंड है आजादी तक का, 1905 से 1947, मैं इन हर कालखंड पे थोड़ी विस्तार से आपसे बात कर सकता था, अगर समय थोड़ा और मेरे पास होता या आपके पास और होता, कभी और इस पे हम लोग और विस्तार से एक एक कालखंड को लेके एक पूरी बातचीत की जा सकती है। 1905 से 1947 का जो कालखंड है, ये दिस वाज द पीरियड व्हेन वी वर रिस्पोंडिंग इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जो जो प्रश्न उन्होंने खड़े किए थे, हम हर फील्ड में उसी तरह का मुंहतोड़ जवाब उनको दे रहे हैं। उन्होंने कहा साहब हम तो यहाँ आए हैं व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी के साथ, क्योंकि आप लोग असभ्य हैं, जंगली हैं, बर्बर हैं, क्रूर हैं, आपको तो अपना शासन ही करने नहीं आता, आपको शासन करना नहीं आता, इसीलिए आर्य बाहर से आए। वो यही हमें बताते हैं, आर्य कहीं बाहर से नहीं आए। आज तो ये सिद्ध हो चुका है, आर्य बाहर से आए, फिर शक आए, हूण आए, कुषाण आए, पहलव आए, पार्थियन आए, मंगोल आए, तुर्क आए, मुस्लिम आए, इसीलिए हम आए हैं। बहुत सहजता से उन्होंने बताया। लेकिन वास्तविकता ये थी कि फिर हम लोग किस तरह से वैचारिक स्तर पे उनका जवाब दे रहे हैं। काशी प्रसाद जायसवाल हिंदू पॉलिटी नाम के 24 लेख लिखते हैं, हिंदू पॉलिटी के रूप में उसका पब्लिकेशन होता है। और हम उनको बताते हैं, ये देख लो, जब तुम लोगों के देशों में अभी शासन व्यवस्था की नींव नहीं पड़ी थी, उस समय हम पूरी उन्नत तरीके से शासन व्यवस्था के साथ जी रहे थे। उन्होंने फिर कहा कि आप लोग तो क्रूर, जंगली और बर्बर लोग हैं। प्रफुल्ल चंद्र राय हिंदू केमिस्ट्री लेके आते हैं कि जब तुम लोगों को रसायनों के बारे में कुछ नहीं पता था, हमारे यहाँ रसायन विज्ञान इतना उन्नत था। इसी तरह से एक एक फील्ड में हम उनको पूरी तरह से रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो कला का एक फॉर्म है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम पे उनको प्रतिबंध लगाना पड़ता है। मैं एक और बात बताऊं कि मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, वहां आज भी एक चलता है चमरऊ या इंद्रासनी नृत्य, जिसमें, और उस समय खूब ये नृत्य किया जाता था, जिसमें जो अंग्रेज है उसको एक नाटक खेला जाता है और अंततः अंग्रेज बन के जो आया हुआ कैरेक्टर होता है उसको वहीं पे पूछ कर मार दिया जाता है। ये जो गुस्सा था लोगों में, जो अपने डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के साथ निकल के आ रहा था, अगर हम सही में नहीं जाके मार पा रहे थे तो मार कर ही उसको इस रूप में ही एक प्रसन्नता की अनुभूति कर ले रहे थे। इन चीजों को समझने की जरूरत है। उनके आने के बाद से मैं फिर एक बात और आपको स्मरण दिलाऊं, जो मैंने अभी कहा कि
जो आतताई, दमनकारी और शोषणकारी चरित्र था उनका, जो 1757 में वो शासन करना शुरू करते हैं। उसके बाद जो फेमिन्स की पूरी हिस्ट्री है, अकाल का इतिहास है, कृत्रिम रूप से इस देश में अकाल पड़ रहे हैं। 1773 का जो ग्रेट फेमिन है, तब से लेके 1943 तक, 1943 तक कि आप केवल फेमिन्स देख जाइए तो आपको लगेगा कि किस तरह का आतताई और दमनकारी चरित्र है उनका। यहाँ लाखों लाख लोग मरते हैं और वहां बैठा हुआ उनका अधिकारी और प्रधानमंत्री कहता है कि नथिंग टू वरी, दे इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स। इस तरह के यहाँ हमारे लाखों लोग मरते हैं और वो कहता है चिंता की कोई बात नहीं, ये सब तो एकदम खरगोशों की तरह से पैदा हो जाते हैं, फिर उतने ही हो जाएंगे जितने मरे। ये जो उनका दमनकारी और शोषणकारी चरित्र है उसको समझने की जरूरत है। ब्रिटेन की 1/3 आबादी जितनी आबादी समाप्त हो जाती है केवल बंगाल के फेमिन में। इसलिए इन चीजों को ठीक से समझते हुए जो इसका अमृत हमसे छूटा, उसको मैं फिर से कहूंगा कि प्राप्त करने की जरूरत है। आजादी को लेके या 1857 की क्रांति को लेके मैं एक चीज और आपको कहूं कि डिज़राइली और पामर्स्टन का एक संवाद है। उसमें वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिकॉर्ड पे है और दोनों अपनी बातचीत में ये स्वीकार करते हैं कि ये जरूर शुरू हुआ था सिपाही विद्रोह के रूप में या सैनिकों के विद्रोह के रूप में, लेकिन पूरे देश का आंदोलन ये बन गया था, पूरे देश का आंदोलन ये बन गया था। इसलिए इन स्थितियों को देखते हुए जो अभी उद्देश्य है हमारा, इस सभी जो रॉन्ग नैरेटिव है, फॉल्ट नैरेटिव है, इससे हम इस ट्रैप से बाहर निकलें और जो पूरे देश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हर जगह जो लेसर नोन पर्सनालिटीज हैं, जो मुख्य धारा में नहीं आ पाई, आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व अर्पित करने के बाद भी, उनको हम प्रकाशित करें। जो लेसर नोन पर्सनालिटीज हैं, लेसर नोन इंसिडेंट्स हैं, लेसर नोन प्लेसेस हैं आजादी की लड़ाई से जुड़े हुए, प्रोस्क्राइब्ड लिटरेचर है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको फिर से हम अमृत महोत्सव के माध्यम से एक बार पुनः प्रकाश में लेके आए। जो नैरेटिव इतना बिगाड़ा गया कि साहब लड़ाई तो आजादी की लड़ाई, जिसने 5 दिन उपवास रख लिया वो भी कहने लगा कि हमने तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, उपवास रखा, मैं तो भूखा रहा, और हजारों लाखों हमारे क्रांतिवीर अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, उनको सही स्थान नहीं मिला, उनका नाम हम नहीं जानते। आज ये अमृत महोत्सव उसी अमृत को फिर से प्राप्त करने का हमको अवसर दे रहा है कि हम उन क्रांतिवीरों से, उनके जीवन से, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उससे ठीक से परिचित हों और जीवन के हर क्षेत्र में जो स्व है, और वो हमारा स्व जो हमारा अपना है वो उनसे बहुत बेहतर है, वो फिर से स्थापित हो, स्वधर्म स्थापित हो, स्वभाषा स्थापित हो, स्वराज्य हो, स्वसंस्कृति हो, स्वसमाज हो, स्व अर्थव्यवस्था हो, जो रिजरेक्शन ऑफ स्व का हमारा सपना है वो पूरा हो। इसकी ओर हम जाएं, हमारे दिमाग डीकोलोनाइज हो, डीकोलोनाइजेशन हो हमारे मस्तिष्क का। यही आजादी के अमृत महोत्सव का असली उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वंदे मातरम। नमस्कार जी। नमस्कार। आप डॉक्टर ओम जी, आपने आजादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में आपने बहुत ही अच्छी बात कही। तो सही इतिहास प्रकाश में आया है, हमें प्रकाश में लाना है। इतिहास में किस तरह से बेहतरी या भ्रांति फैलाई गई, तो इतिहास की काल की भी बात आपने की। इन सभी ने अच्छे से, तो आज के अंत के दो तरफ पे जाएंगे। मुझे पता है आपने उपस्थित रहना है, ज्यादा समय हमारे कॉलेज के डॉक्टर जी को मैं विनती करता हूँ कि इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन करें डॉक्टर राजेश बी कोठारी जी। धन्यवाद राजेश जी। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद दिल्ली एवं भारतीय इतिहास संकलन समिति गुजरात प्रांत एवं भक्त राज दादा खाचर विज्ञान एवं वाणिज्य कॉलेज गढ़ड़ा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आज के इस संगोष्ठी में उपस्थित माननीय आदरणीय श्री ओम जी उपाध्याय श्री, जिन्होंने आज हमको आज़ादी का अमृत महोत्सव का संकल्पना क्या है और उसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में विस्तृत जानकारी बहुत छोटे से समय में पूरे प्राचीन काल से लेके पूरे अर्वाचीन काल तक का सभी
उदाहरण के तौर से सबको हमको बताया कि ब्रिटिश शासन के 190 साल में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों किया गया, इसके बारे में बहुत ऊंडाणपूर्वक बताया। साथ साथ केवल पॉलिटिकल नेशनलिज्म नहीं, इसके साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कैसे बढ़ाना चाहिए, वो इस दूसरा हिस्सा अभी पीछे कैसे पिछड़ा रहा है उसके बारे में भी बताया। इसके लिए सामाजिक धार्मिक जागरण के बारे में भी बताया और इसके साथ साथ भक्ति आंदोलन और महर्षि अरविंद, विवेकानंद, हमारे नरसिंह मेहता, ये सब का उदाहरण देके साथ साथ 1757 से लेकर 1857 का संग्राम कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका पुनः रीराइटिंग, हिस्ट्री में रीराइटिंग क्यों करना चाहिए, वो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया, जो हमको पुनः सोचने के मजबूर करते हैं। हम सोचते हैं कि गांधी जी के अलावा सुभाष चंद्र बोस ये सब ने भी आज़ादी के लिए बहुत ही क्रांतिकारी प्रदान दिया है, तो उसके बारे में भी फिर से सोचने के लिए ये सब बातें बताई। साथ साथ पिछड़े वर्गों का भी बात की है, बिरसा मुंडा की बात भी की। ये सब के बारे में हम अल्प समय में इतना ज्यादा माहिती दी और हमका एक की नोट स्पीकर जैसे हमारा एक एक पॉइंट बहुत उपयोगी आपका रहा है। इसके लिए हम संस्था की ओर से आपका खूब खूब धन्यवाद प्रदान करते हैं सर जी। और साथ साथ हमारे कॉलेज के आचार्य श्री, उन्होंने भी जन जन एक नया सूत्र दिया, ठीक, तो वो इसके लिए भी और यहाँ उपस्थित रहे। साथ साथ हमें ये परमिशन दी आपको लेक्चर देने के लेक्चर के लिए, तो इसके लिए भी आप आचार्य श्री का धन्यवाद। साथ साथ हमारे यहाँ अन्य संस्थाएं भी इसमें शामिल हुई है, इसमें जो अन्य कॉलेज के छात्र है, साथ साथ इसके प्रिंसिपल है हसमुख जी है, हसमुख जोशी जी, प्रिंसिपल कोटड़िया जी और हमारे छात्र सब ने पूरे रसपूर्वक ये लेक्चर में भाग लिया। और साथ साथ ये सब करने के लिए जो हमारे सह प्राध्यापक है राजेश जी, तो उसने 3-4 दिनों से ये लगातार मेहनत करके ये सफलतापूर्वक कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए भी इसका भी धन्यवाद प्रदान करता हूँ। इसकी टेक्निकल टीम सभी को इसमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिसने भी प्रदान किया है सभी का मैं धन्यवाद प्रदान करता हूँ। आभार। धन्यवाद राजेश कोठारी जी। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय जी, आपका फिर से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मुझे पता है कि आप इतने व्यस्त समय में है और हमें समय दिया, उनके लिए मैं फिर से तहे दिल से आपका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय।